हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग 3.1 के सारे प्रश्न को क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3.1 से 3.2 की तरफ बढ़ना क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। 3.1 में क्या देखा था भाई हम लोगों ने? तो 3.1 में हमने देखा था कि किसी दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल हम ग्राफी विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पूरा बेकायदा वहाँ पे सारी बातें हमने की थी, हर तरीके की चीज़ों को समझा था। जो भी नए अगर बच्चे हों तो एक बार जाके क्या करें, पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर पे आइए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो 3.2 में क्या है भाई? तो 3.2 में जो पहले हम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि के द्वारा हल ज्ञात कर रहे थे, अब हम उन्हीं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय विधि के द्वारा क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। और बीजगणितीय विधि के द्वारा जब हम हल ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे हमारे हल ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। कौन कौन सी? तो ध्यान से देखिए। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है आपका विलोपन विधि, और तीसरा है आपका बजगुणन विधि। अब यहाँ पे पहले तो आपको ये तीनों पढ़ना होता था, लेकिन जब से आपका सिलेबस रिड्यूसेस हुआ है तब से आपको वज्र गुणन के बारे में नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से बाहर हो गया है, या नहीं पढ़ना। तो अब हम बीजगणितीय विधि में जो विधियां अपनाएंगे वो केवल दो ही अपनाएंगे, एक है प्रतिस्थापन और दूसरा क्या है, विलोपन। ठीक है जी, समझ में आ रहा बात? मुद्दा ये है कि यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफी विधि से ज्ञात कर पा रहे थे तो फिर क्या जरूरत थी हमको बीजगणितीय विधि पढ़ने की? सोचने वाली बात है ना, कि जब ग्राफी विधि से ही ये काम हमारा हो जा रहा था तो बीजगणितीय विधि का जरूरत क्या था? चलो इस पर थोड़ा सा एक बात करते हैं। मान लो जैसे सपोज दैट हमने एक ग्राफ ऐसे लिया और कहा कि समीकरण युग्म के द्वारा हमारे दो ग्राफ ऐसे आए और यहाँ पे दोनों एक दूसरे की जो रेखाएं पर छेद कर रहे हैं, और यह जो मान आया वो हमने कहा कि 3,4 आया। कितना है? 3,4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x का मान हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 4, और ये जो मान आए हैं वो दिए गए समीकरण युग्म के दिए गए समीकरण युग्म को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चूंकि 3 और 4 एक पूर्णांक था जिसको सरलता से हमने वहां पे क्या किया, प्रदर्शित किया, और वो मान हमारा बड़ी सरलता से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। लेकिन अगर सोचो किसी भी माध्यम से अगर तुम्हें x का मान मैं कहूं कि 11/3 और y का मान -5, कितना, -5, या x का मान कहूं √3 और y का मान कहूं √2। अब इनको अगर ग्राफी विधि में ढूंढना हो कि यह दोनों कहाँ मिलेंगे ग्राफ में, अगर इसको प्लॉट करना हो तो नहीं लगता कि इनको करने में थोड़ी सी समस्या होगी, थोड़ी असुविधा होगी। अर्थात हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे रैखिक समीकरण युग्म आएंगे जिन रैखिक समीकरण युग्म का हल जो होता है वह या तो परिमेय के रूप में प्राप्त हो जाएगा या अपरिमेय के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जिनका ग्राफ पे अगर हम प्लॉटिंग करना जाए, ग्राफ पे उसको प्रदर्शित करने जाए तो उसको प्रदर्शित करने में हमें थोड़ी क्या होगी, समस्या होगी, थोड़ी दिक्कत पैदा होगी, और उससे त्रुटि होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब जो रिजल्ट आएगा वह 100% एक्यूरेसी के साथ प्राप्त नहीं होगा। तो क्या ऐसे समीकरण युग्मों का हल नहीं ज्ञात किया जाएगा? ग्राफी विधि तो वहां फेल हो जाएगा। तो क्या नहीं ज्ञात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों का हल ज्ञात करने के लिए हम किसका अपनाते हैं, तो बीजगणितीय विधि को अपनाते हैं। अब बीजगणितीय विधि के माध्यम से बड़ी सरलता से, चाहे वो आपको पूर्णांक के रूप में हो और चाहे आपको परिमेय या अपरिमेय के रूप में माना है, सारे मानों को बड़ी सरलता से क्या कर पाते हैं, ज्ञात कर पाते हैं, बड़ी इजिली ज्ञात कर पाते हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल जब ज्ञात करना होगा तो ज्ञात करने का हमारे पास मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक है ग्राफी विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ग्राफी विधि में आपका जो कहानी है वो क्या है भाई? तो ग्राफी विधि में हम क्या करते हैं कि दिए गए समीकरण युग्मों का दो टेबल बनाते हैं, फिर टेबल के माध्यम से उनके बिंदुओं को निर्देशांक ज्यामिति के सहायता से हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, कार्तीय तल पे उसकी प्लॉटिंग करते हैं, उसको अंकित करते हैं, और फिर रेखाओं को आपस में मिलाते हैं। रेखाएं प्रच्छेद करती हैं तो एक हल, रेखाएं प्रच्छेद नहीं करती तो कोई भी हल नहीं, और रेखाएं अगर संपाती होती हैं तो एक से अधिक हल हो जाते हैं। लेकिन वो था सामान्य जब हमारे पास पूर्णांकों के रूप में बिंदु क्या हो, प्राप्त हो। लेकिन जब अब बिंदु पूर्णांक के रूप में प्राप्त ना हो
उस कंडीशन में हम किसका अपनाते हैं, बीजगणितीय विधि को और अपनाते हैं। अब बीजगणितीय विधि जब अपनाने जाएंगे तो बीजगणितीय विधि में मुख्य रूप से हमें दो विधियां पढ़नी है, एक है प्रतिस्थापन, दूसरा क्या पढ़ना है, विलोपन। तो अब प्रश्न उठता है तो सर प्रतिस्थापन क्या है और विलोपन क्या है। चलिए अब एक एक करके हम बात करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहेंगे और विलोपन विधि किसे कहेंगे। क्लियर ना, पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम प्रश्नावली 3.2 में बीजगणितीय विधि का पहला विधि हम समझेंगे, जो है हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है, तो इस चीज को समझने के लिए हम प्रश्नों को हल करते करते आसानी से क्या कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो एक उदाहरण लिया हूं और है उदाहरण नंबर आपका 7, और उदाहरण नंबर 7 के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे प्रयोग करते हैं। बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर मैं भाषा के रूप में अगर इसका प्रयोग करूं तो शायद हो सके कि कुछ लोग को समझ में आए, कुछ लोग को बिल्कुल समझ में ना आए। तो मैं नहीं चाहता कि भाषाओं के रूप में प्रयोग करें, क्यों नहीं उसका सीधे डायरेक्टली हम आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखा दें, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही दिखा दें, जिससे आपको क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। उदाहरण नंबर 7 में कैसे प्रयोग करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या कहता है उदाहरण नंबर 7 भाई, कह रहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को क्या करिए, हल कीजिए। इस विधि के माध्यम से, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से दिए गए समीकरण युग्मों को क्या करना, हल ज्ञात करना। कैसे करोगे, बहुत आसान। चलो इसका हल देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, ब्लैक बोर्ड की तरफ एकदम ध्यान से देखें क्या क्या हो रहा है। यहाँ सारा काम स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला क्या है, पहला स्टेप है कि जो भी समीकरण युग्म दिए गए हैं पहले उसे नोट किए जाए। तो दिया गया है पे 7x माइनस 15y इक्वल टू, और दूसरा दिया है x प्लस 2y इक्वल 3। पहले आपने क्या किया, समीकरण को नोट किया, उसके बाद समीकरणों का नामकरण किया जाए। तो पहले वाले को हमने कह दिया समीकरण 1 और दूसरे वाले को हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। क्लियर, पहला काम क्या हुआ, तो सबसे पहला काम क्या, दिए गए समीकरणों को हल में नोट किया गया। उसके बाद आपने चाहे तो आप यहाँ लगा सकते हैं कि चूंकि का मतलब क्या दिया, चूंकि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। पहला आपका समीकरण नंबर 1 और दूसरा आपका क्या होगा, समीकरण नंबर 2। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम समझिएगा, हमें प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन का पहले और समझ लीजिएगा क्या होता है। मान लीजिए कि यह एक मार्कर, ध्यान समझिएगा, यह ब्लैक कलर का एक मार्कर है, ठीक है, यहाँ रखा है। अब हमने क्या किया कि एक ब्लैक कलर का जो मार्कर था उसी प्रकार का एक दूसरा मार्कर लेके आया, रेड कलर का, और मैंने रेड कलर का मार्कर को यहाँ पर रख दिया और इसे हटा दिया। क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेड वाला मार्कर ब्लैक वाले मार्कर को क्या कर दिया, धक्का मार के हटाया। धक्का मार के हटाने का मतलब क्या हो गया, प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, उसको जगह से हटा दिया, अब खुद ही जाकर बैठ गया। तो प्रतिस्थापन में होता क्या है, प्रतिस्थापन में एक मान दूसरे के जगह पर आके क्या होता है, बैठ जाता है, अब पहले वाले को क्या करता है, हटा देता है। ये तो हुई भाषा की बात। अब सच में क्या होता है, थोड़ा ये देखें, तो बड़ा सरल है। देखो आपको समीकरण लिख के उनका नामकरण करना है, फिर समीकरणों में देखना है कि थोड़ा आसान सा कौन दिखाई दे रहा है। आसान कहने का अर्थ यह है कि x और y में, जो हमारे x y पहले में भी है दूसरे में है, x और y में ऐसा कोई समीकरण है कि जिसमें x या y का कोई गुणांक नहीं है, कोई गुणांक ना हो, या गुणांक भी हो तो बहुत क्या हो, छोटा। पहले में अगर आप देखेंगे तो x का गुणांक 7 है और y का गुणांक कितना, -15, ये तो बड़े मान हो गए। दूसरे में देखोगे तो यहाँ x का गुणांक कितना है, 1, और यहाँ y का गुणांक कितना है, 2। मतलब कौन छोटा है, दूसरे वाला। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब ये तो क्यों कहने वाली बात है, आपको आसान लगे। भाषा क्या कहता है, भाषा कहता है कि दोनों भी किसी भी समीकरण में से, जो दोनों समीकरण है, दोनों में से किसी भी समीकरण में से एक समीकरण को उठाइए और उस समीकरण का मान में से या तो x का मान ज्ञात कीजिए या तो y का मान। कैसे, तो हम देखो यहाँ समीकरण 2 से कर रहे हैं, लिखना है समीकरण 2 से, और हम x का मान निकालना चाह रहे हैं। तो x का मान निकालने का मतलब x को रखेंगे और सबको कहाँ भेज देंगे, दूसरे पक्ष में। तो यहाँ x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 3 और 2y प्लस में उधर जाएगा क्या आ जाएगा, -2y। ठीक है, मतलब x का मान किस रूप में बदल दिया, y के रूप में। मैं यही कहना चाह रहा था
कि दोनों में से कोई भी एक समीकरण लीजिए और उन समीकरण में से या तो x का मान y में बदल दीजिए या तो y का मान किस में बदल दीजिए, x में। दोनों में से कोई एक काम कर दीजिए, ठीक है। तो हमने दोनों में से एक समीकरण लिया जो हमको आसान लगा, और हमने समीकरण नंबर 2 से x का मान किस में बदल दिया, y, मतलब x का जो मान आया किस रूप में आया, y के रूप में आया। जैसे यह मान प्राप्त हो जाए, जब केवल यहाँ पे x या y केवल दिखे और सारे मान इधर चले जाए, तुरंत इसके बाद इसका एक नाम दे दीजिए और इसे कहिए समीकरण नंबर 3। प्रश्न उठता है कि 3 क्यों भाई, क्या जरूरत है? 3 इसलिए जरूरत है कि अगर कहीं से हमको y का मान मिल जाए तो समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने से किसका मान आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात? इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। पहला काम, अगर चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो स्टेप में। फर्स्ट स्टेप कहता है समीकरणों का नामकरण करना, ठीक। दूसरा कहता है किसी भी एक समीकरण से x या y का मान y या x के रूप में परिवर्तित करना। ये मैं आपको स्टेप लिखवा रहा हूं, परिवर्तित करना, ठीक है। तीसरा, प्राप्त x या y का मान का नामकरण करना, नामकरण करना। हमको जो x का मान प्राप्त हुआ है उसका हमने नाम। अब क्या हुआ, अब यहाँ एक समझने वाली बात है, यह x का मान कहाँ से प्राप्त हुआ है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, x का मान आप समीकरण नंबर 1 में उठा कर रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ 2 में क्यों नहीं रखेंगे। फिलहाल अभी क्या करेंगे, 1 में उठा कर। अब मजे के बाद देखिए, 1 में जब जाइएगा तो जहाँ x है, x के जगह पे इतना रखा जाएगा 3 - 2y। तो क्या लगता है 3 - 2y x को क्या कर रहा है, विस्थापित तो कर रहा है, प्रतिस्थापित तो ही कर रहा है। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर, तो आप क्या करो, लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर फायदा क्या होगा सर? तो 1 में रखने से फायदा यह होगा कि जो समीकरण 1 है अब वो सब किस रूप में बदल जाएगा, y के रूप में बदल जाएगा। और जब y के रूप में बदलेगा तो बड़ी सरलता से हम y का मान क्या कर पाएंगे, ज्ञात कर पाएंगे। देखो हम उठा के रख रहे थे, जहां जहां x है समीकरण 1 में, तहां आप 3 - 2y रख दीजिए। तो ये आ गया देयरफॉर 7 3 - 2y, मैंने x का स्थान पर 3 - 2y रखा, माइनस 15 y का स्थान पर y रहेगा, इक्वल टू कितना आ गया। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करिए। तो चौथा क्या कहता है भाई, चौथा कहता है x या y का मान प्राप्त समीकरण को छोड़कर दूसरे समीकरण में रखने पर, जब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करिए इसे, 7 का मल्टीप्लाई करिए। तो 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब आप काम ये करें, जो y वाले हैं उनको आपस में जोड़ लीजिए और जो अचर है उनको दूसरे तरफ लेके जाइए। तो मैं 21 को उधर लेके जा रहा हूँ, और ये देखो -14 -15, तो -14 -15 दोनों y ही है, माइनस में है तो दोनों क्या जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो 14 15 होता है 29, तो ये हो गया -29y 29y बराबर 2 - 21, प्लस में उधर जाकर क्या होगा माइनस। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ये तो हो गया -29y, और -21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -19, कितना बचेगा। तो -29y बच गया -19 के बराबर। हमें किसका मान चाहिए, y का। तो देयरफॉर
वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू होगा -19/-29 होगा ना। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। वाई का मान निकल के कितना आ गया, तो वाई बराबर हमारा आ गया 19/29। इसका मान है वाई का मान, ठीक है। अब देखो ना, अगर वाई का मान 19/29 आता तो क्या ये ग्राफ पे प्लॉट हो पाता, क्या सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप कर ही नहीं पाएंगे ग्राफ पे। ऐसा नहीं कि किया ही नहीं जा सकता, जरूर किया जा सकता है, लेकिन आपसे कहा जाए करने के लिए तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि अभी आपकी उतनी दक्षता नहीं है, आप एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे, गलतियां होंगी। इसीलिए क्या लाया गया, बीजगणितीय विधि लाया गया। तो वाई का मान हमारा निकल के आ गया 19/29। अब हमने ध्यान से देखो, एक्स का मान वाई में बदला था तो वाई का मान आया। अगर हम वाई का मान एक्स में बदले होते तो किसका मान आता, एक्स का मान आता। तो यहाँ पे पांचवा, एक्स या वाई का मान, अच्छा हाँ, वाई का प्राप्त मान, प्राप्त मान जो हमारा ये समीकरण है यह वाला प्राप्त मान बदले गए एक्स या वाई में, एक्स या वाई के समीकरण में रखने पर, मतलब यही तो बदला हुआ मान है, यही तो एक्स मान किसमें बदला है, वाई में बदला है। तो जो वाई का मान प्राप्त हुआ उसको कहाँ उठा कर रख दो, समीकरण नंबर 3 में। तो आप लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, और जैसे 3 में रखो क्या मिल जाएगा, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इंटू 19/29, इतना आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 3 और 19 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 38, 29/29 होगा ना। अब आप क्या करिए, आपको पढ़ाया गया होगा छोटे क्लासों में कि यदि a - b/c है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो c का गुणा किस में कर देते हैं, a में। तो c का गुणा a में करें तो हो जाएगा ac, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ b है तो b, आप पूरे का बटा क्या होता है c। ऐसे सॉल्व होता है, यही तरीका यहाँ भी अपनाइए। और आप 29 का गुणा 3 में करिए तो 29 27 के साथ 2 और 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया 87 - 38/29, इतना गया। अब देखो, अब यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, तो 49/29। किसका मान निकल के आया, एक्स का मान निकल के, ठीक। समीकरण किसमें है, एक्स और वाई के रूप में। अतः जो एक्स और वाई का मान प्राप्त हुआ है यही इस दिए गए समीकरण का क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। तब लिखेंगे अतः, अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो x का मान कितना निकल के आ गया बेटा, तो 49/29 आ गया x का मान, और y का मान कितना निकल के आ गया 19/29 के बराबर, और ये जो निकल के आया यही हमारा क्या होगा, हल। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो एक बार और आप देख लीजिए मैंने क्या किया है, देखिए जो किया है मैंने उस चीज को यहाँ पे अंकित कर दिया है इधर, आप चाहे तो नोट के रूप में इसे लिख सकते हैं, ठीक। क्या कहा गया भाई, कहा गया कि समीकरणों का नामकरण करना, तो जो समीकरण दिए गए उनका नामकरण करिए। दूसरा, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान y या x के रूप में परिवर्तित करिए। तो दोनों समीकरण में से हमने किसी भी एक समीकरण से आपको x या y के रूप में मान प्राप्त कर लिया, तो हमने क्या किया, दूसरे समीकरण से x का मान प्राप्त किया जो y के रूप में आया। अब ये जो आया इसका नामकरण कर दिया। तीसरा, अभी से x का मान 2 में ना रखा, हमने किस में रखा, 1 में। 1 में रखने से यहाँ जो मान प्राप्त हुआ वो y का मान प्राप्त हुआ, और y का मान हमारा आ गया 19/29। अब यह y का मान उठा के कहाँ रख दें, समीकरण, हमें दूसरे में रखने की जरूरत नहीं है। अरे दूसरे में रखोगे तो फायदा क्या होगा, उसी फायदे के लिए तो अपने समीकरण में 3 बनाया है, तो आप सीधे उठाकर 3 में रख दो। 3 में रखेंगे, 3 में रखने से हमारा x का मान आ जाएगा।
अब कई बार बच्चे कहते हैं क्या सर दूसरे में रखेंगे तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। प्रोसीजर को ये हल्का करने के लिए हमने क्या किया, समीकरण नंबर 3 बनाया। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, मान प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर समीकरण नंबर 3 को 1 में क्यों रखा, मतलब x का मान 1 में क्यों रखा, 2 में क्यों नहीं रखा? तो चलो देखते हैं कि 2 में रखेंगे तो क्या होगा। मान लो कि हमारा 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3। x का मान कितना है, 3 माइनस 2y, x का स्थान पर रखो, यही x है ना, तो ये आ गया 3 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 3। अब क्या हुआ, ये माइनस 2y प्लस 2y तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे, 3 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर है, 3 के बराबर आ गया। तो बड़ा गड़बड़ है भाई, अगर 3 के बराबर आ जाएगा तो x और y का मान कैसे आएगा? इसका मतलब है कि जिस समीकरण से आपने x या y का मान निकाला है, अगर उसी समीकरण में आप रखिएगा तो इसके दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाएंगे। तो पक्ष बराबर आने से x और y का मान ज्ञात नहीं होगा, और x और y का मान ज्ञात नहीं होगा तो इस दिए गए समीकरण युग्म का आप हल नहीं ज्ञात कर पाओगे। और आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है ना, क्या करना है, हल। तो हल ज्ञात करने के लिए आप कभी भी जिससे भी तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे उसको उसमें न रख के उसके दूसरे वाले समीकरण में रखिएगा, और जिससे बड़ी सरलता से आपको x और y का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो नोट करिए फटाफट बेटा। एक काम करें, आप लोग वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ इसे लाइक का बटन दबा दीजिए, कि जिससे थोड़ा सा हम लोग भी मोटिवेट हो, यहाँ पढ़ाने का थोड़ा आनंद आए, मजा आए पढ़ाने में। तो चलिए नोट करिए, और फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण 7 करने के बाद अब आता है उदाहरण नंबर 5। अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, 7 के बाद 5 कैसे, एक्चुअल ध्यान थोड़ा मैंने भी नहीं दिया, बुक में थोड़ी मिसप्रिंट है, 4 के जगह पे उन्होंने 7 छाप रखा है, तो इसलिए पहले हमने भी 7 ही बोल दिया था, लेकिन वो चौथा था। अब उदाहरण नंबर कौन सा है, 5वां। 5वां क्या कहता है, देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एकदम यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया है, तो जो प्रश्न है उसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्न क्या कहता है भाई, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, एक अमिताभ नाम का व्यक्ति है, वह अपने पुत्री अपने बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज के 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का कितने गुनी था, 7 गुनी था। अब से 3 वर्ष बाद, और इस वक्त से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितने गुनी का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय या ग्राफिक रूपों में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। इसका मतलब है कि आपको आफताब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या करनी है, बतानी कितनी। बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, ध्यान से समझिए इसको। क्या प्रश्न का है भाई, पहले तो प्रश्न समझो। मान लो कि यह आफताब है, कौन है भाई ये, हमने कहा कि मान लीजिए कि यह आफताब है, यह आफताब है और यह इनके पुत्री है। यह इनके पुत्री, यह आफताब हो गए, आफताब की, ठीक है जी। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, आज से 7 वर्ष पूर्व ना, आज से 7 वर्ष पहले। तो पहले तो यही नहीं पता है कि आफताब का इस वक्त कितना उम्र है और उसकी पुत्री की कितना उम्र है। तो जो नहीं पता है वो हम मानेंगे, कि आफताब की वर्तमान आयु जो है x वर्ष, और उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। क्लियर है, ये हम पहले मान लेंगे। उसके बाद कंडीशन क्या करा, पहले मैं आपको वर्बल समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद से मैं बेकायदे आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व किसकी है भाई, आफताब की। आफताब के 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 वर्ष कम मतलब x-7, तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अगर आज आफताब की उम्र आज से 7 वर्ष कम है, तो उसकी पुत्री की भी आयु तो 7 वर्ष क्या होगी, कम ही होगी ना। ध्यान सुन मैं क्या कह रहा हूँ,
मान लो कि आज आफ्ताब की उम्र x है, तो आज से 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आपने x में से 7 घटा दिया, तो क्या केवल आफ्ताब की उम्र घटेगी, उसकी बेटी की उम्र नहीं घटेगी? उसकी भी तो घटेगी, क्योंकि कंडीशन तो दोनों के लिए 7 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। तो इसका मतलब यह हो गया y-7। ठीक। अब कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफ्ताब 7 गुनी था, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, छोटी। तो मैंने क्या समझाया आपको? मैंने आपको समझाया है कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो जिसमें क्या है उसमें ना करके उसका विपरीत कर दीजिए, मतलब इसमें 7 गुना कर दीजिए, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्लियर? तो पहले कंडीशन में ही आ जाएगी। दूसरा क्या कह रहा कि अब से 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x+3 आफ्ताब का, और उसकी बिटिया का कितना होगा, वो भी तो होगा y+3, उसका भी तो 3 साल आगे बढ़ेगा। अगर आफ्ताब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष तक उसकी बेटी की उम्र बैठा रहेगा क्या, उसका भी तो उम्र बढ़ेगा, वो भी 3 साल आगे बढ़ेगा, तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, y+3। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, मतलब यह 3 गुना रह जाएगा, मतलब बड़ा 3 गुना बड़ा रहेगा, तो हम इसमें 3 गुना ना करके इसमें 3 गुना कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आपको आफ्ताब और उसके पुत्र की क्या करनी है, उम्र बतानी। बहुत आसान, बहुत सरल है, कैसे करिएगा देखिए। चलिए आरंभ करते हैं, और आरंभ में सर्वप्रथम इसका हल लेते हैं। हल कैसे लेंगे हम देखना ध्यान। सबसे पहले आप माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, और हमने मान लिया आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु, अब पुत्री की जो वर्तमान आयु आई है वो हमने कितना वर्ष मान लिया, y वर्ष मान लिया। क्लियर? अब पहला क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो पहला लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी भाई, तो आफ्ताब की आयु, अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो आयु होगी वो वर्तमान आयु नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो आफ्ताब की आयु, और पूर्व है मतलब पहले है, मतलब 7 साल कम होगा, यह हो जाएगा x-7 वर्ष। क्लियर है? तो पुत्र की कितना होगा, तो पुत्र की आयु, तो पुत्री की आयु हो जाएगा आपका y-7 वर्ष। बड़ी सिंपल सी बात है सर। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कहता है, प्रथम शर्त से तो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x-7 और उसकी पुत्री की आयु y-7, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो आयु है वह उसकी पुत्री की आयु के 7 गुना होगा। इसका मतलब अगर इसमें तुम 7 का गुणा करोगे तो यह बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा। इसलिए हम इसमें 7 का गुणा ना करके किसमें कर देंगे, उसके पुत्री में करेंगे, और जैसे ही पुत्री में इसका 7 गुना करेंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्लियर है? अब अगर बराबर होगा तो इसे सॉल्व करो, यहाँ से मिलेगा आपको x-7 और यहाँ से क्या मिलेगा, 7y-49। क्लियर है ना? अब आप क्या करो, 7y को उधर लेकर आओ, -7 को उधर भेजो, तो x-7y इक्वल टू हो गया -49, -7 हो जाएगा तो +7, कितना हुआ यहाँ से, ये हो गया x-7y इक्वल टू हो गया 49 में से 7 जाए कितना बचेगा, -42, और ये जो प्राप्त हुआ इसे लिख लो समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1। तो 7 वर्ष पूर्व की स्थिति के आधार पे जो पहली शर्त थी उससे पहला रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हुआ, पहला रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ x-7y इक्वल टू -42 के बराबर। अब हम यहाँ लिख रहे हैं 3 वर्ष बाद। अब अगली कंडीशन के लिए हम लेंगे 3 वर्ष बाद। तो सोचने वाली बात है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगी आज से 3 साल ज्यादा, x+3 वर्ष, और पुत्री की आयु उसकी भी तो बढ़ेगी 3 साल, तो पुत्री की आयु हो जाएगी y+3 वर्ष। ठीक है जी, दोनों की आयु बढ़ गई। अब शर्त क्या कहता है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त।
कौन सा शर्त है भाई? द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में कहता है कि 3 वर्ष बाद कौन आफ्ताब तुमसे तुमसे मतलब अपनी पुत्री से, तो पुत्री का कितना है y+3, 3 गुनी आयु का रह जाएगा, मतलब आफ्ताब 3 गुना अभी भी रहेगा 3 वर्ष बाद भी। तो अभी भी ये बड़ा है, ये क्या है छोटा। इसका मतलब हुआ तो हमें आफ्ताब में ना गुणा करके किस में गुणा करना होगा, हमें उसके पुत्री में गुणा कर देना होगा 3 से। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको x+3 = 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 3y+9। अब 3y को इधर लेके आए, 3 को उधर भेज दिए तो x-3y और 9-3। तो यहाँ से कितना आ गया x-3y = 6, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। कौन सा विधि अपनाना सर आपको? प्रतिस्थापन विधि। तो क्या करें, या तो समीकरण नंबर 1 से या समीकरण नंबर 2 से x या y का कोई मान निकाल लीजिए। हम क्या करें, समीकरण 2 का प्रयोग करें, तो लिख रहा समीकरण 2 से, और x का मान निकालना बेटा, तो x का निकालेंगे तो 3y को उधर भेजना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा देयरफॉर x = 6 + 3y, और इसका भी नामकरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3। क्लियर है, समीकरण नंबर 3 आ गया। अब क्या करें 3 का, तो 3 का मान उठा के कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और क्या मिलेगा आपको, तो मिल जाएगा देयरफॉर x की जगह पर रखोगे 6 + 3y - 7y = -42। अब यहाँ से देखिए 6 को उधर लेके जाइए, अब -7 में से 3 जाएगा, -4y = -42 - 6। कितना बचा भाई, तो -4y = हो गया -48। तो y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर हो गया -48/-4। काटोगे तो माइनस माइनस कैसे, 4 एकम 4, अब 12 3 36, 12 चौको 48। हमारा y का मान कितना निकल के आ गया 12। y कितना आ गया बेटा 12 आ गया। अब अगर y का मान 12 आया तो इसी y का मान उठा के कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और 3 में रखोगे तो देयरफॉर x कितना आएगा, तो ये जाएगा 6 + 3 × 12, यही होगा ना y का मान। कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 + 12 = 36, और 36 में 6 को जोड़ोगे तो कितना होगा 42, मतलब x का मान कितना हो गया 42। ठीक, x का मान कितना आ गया 42। अब देखिए x कौन है, तो x हमारी आफ्ताब की वर्तमान आयु है, और y कौन है, तो पुत्री की वर्तमान आयु है। तो आप लिखिएगा अर्थात थोड़ी स्पेस की कमी है तो आप थोड़ा ध्यान से करेंगे, अर्थात आफ्ताब की वर्तमान आयु यह हो गया 42 वर्ष, और पुत्री की वर्तमान आयु यह हो गया हमारा y का मान कितना है 12 वर्ष, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। बड़ा शानदार था, बड़ा सिंपल है, आप बड़े ध्यान से इसको देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या सर जो आंसर आया वो सही है क्या, कि एम ही निकाल दिए। चलो चेक करते हैं क्या सही है। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कौन था भाई, आफ्ताब। तो आज के 7 वर्ष पूर्व 42 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 35। ठीक है जी, अब 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो नहीं लगता है कि यह 35 यह 5, तो 5 7 है 35। तो आफ्ताब अपने पुत्र से कितना गुना था, 7 गुना नहीं था। देखो ना हुआ कि नहीं, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व 35 वर्ष का रहेगा, और 7 वर्ष पूर्व उसकी बेटी कितनी बिटिया कितनी करेगी 5 वर्ष की, और 5 से कितना होता है 35। तो ठीक तो है, 7 गुना बड़ा है। और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो 42 और 3 कितना होगा 45। क्लियर है, और पुत्री का कितना होगा 12 3 15।
कह रहा है कि 3 गुना रहेगा, तो ये हो गया 45 है, ये हो गया 15, तो 15 3 है 45। इसका मतलब है कि आपके द्वारा जो निकाला गया मान है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट। मजा आया, शानदार है। अगर शानदार है तो फटाफट लाइक दबा दो यार। अगर कोई नया बच्चा आया हुआ तो चैनल से जरूर ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथ में अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको यहाँ पे क्लास करके, ठीक है। चलें नोट करें। अब इसके बाद से हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण, उदाहरण नंबर 6 की तरफ। तो उदाहरण 5 के बाद से हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 6 की। क्या कहता है उदाहरण नंबर 6 भाई? तो कह रहा है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य जो है वो 9 रुपया है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य जो है वो 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्या करिए यहाँ। मान लिया कोई एक बच्चा है आप ही लोगों में से, वो किसी स्टेशनरी का शॉप पे गया और उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। तो जब 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा तो कितना रुपया दिया, 9। और वहीं पर कुछ देर के बाद से उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा, तो 9 के बजाय कितना रुपया दिया, 18 रुपया दिया। तो आपको एक पेंसिल और एक रबड़ का क्या करना है, मूल्य बताना है। बात तो सही है सर, 9 रुपया दिया होगा तो ये 9 रुपया केवल केवल रबड़ का या पेंसिल का तो दाम होगा नहीं, उसमें कुछ दाम होगा पेंसिल का, कुछ दाम क्या होगा, रबड़ का। दोनों मिला के 9 रुपये दिया होगा ना। उसी प्रकार से 18 रुपया जब दिया होगा तो उसमें कुछ दाम 4 पेंसिलों का आया होगा, कुछ दाम क्या आएगा, 6 रबड़ों का आएगा, उसको मिला के दिया होगा। तो पूछा गया कि एक पेंसिल और एक रबड़ का दाम कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत समझदारी वाला क्वेश्चन है, और ध्यान से करिएगा। एग्जाम में आने के ऐसे क्वेश्चन को बड़ी संभावना रहती है, बार बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। हम इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान। सबसे पहले मैं डायग्रामिक रूप में आपको समझाता हूँ, रफली टाइप का। मान लीजिए कि हमने कहा कि यार एक पेंसिल है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे यह एक रबड़ है, मान, यह हमारा इरेजर है, और यह हमारा पेंसिल। अब एक एक का दाम पूछा है, आपको पता ही नहीं। आप मान लो, माना पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x और एक रबड़ का मूल्य y। मान लीजिए पहला कंडीशन क्या कह रहा है भाई, 2 पेंसिल खरीदा, 3 रबड़ खरीदा, तो कितना रुपया दिया है, 9 रुपया। और दूसरा क्या कहता है, 4 पेंसिल खरीदा, 6 रबड़ खरीदा, तो कितना दिया, 18 रुपया। ठीक है, थोड़ा कंडीशन को समझो। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 2x, ये हो गया 2x। एक रबड़ का मूल्य y, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो गया, 3y। यह मूल्य है, और यह 2 और 3 उनकी क्या है, संख्याएं हैं। तो 2x और 3y मतलब कुछ मूल्य इसका है, कुछ मूल्य इसका है, दोनों का जोड़ा तो मूल्य कितने के बराबर है, 9 रुपये के बराबर। उसी प्रकार से 4 पेंसिल और 6 पेंसिलों का मूल्य 18 है, तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो एक पेंसिल का x, तो 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 4x। एक रबड़ का मूल्य y, तो 6 रबड़ का मूल्य क्या होगा, 6y। तो 4x प्लस 6y का मान कितना होगा, 18 रुपया होगा। क्लियर है? तो लीजिए, दो आपको समीकरण यहाँ प्राप्त हो गए। जब 2 समीकरण प्राप्त हो गए, चलिए ज्ञात करते हैं कि कैसे हम इनका मान ज्ञात कर पाए। तो जो चीज मैंने आपको यहाँ पे किया है वही चीज यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। तो कैसे लिखोगे, मानोगे, माना, माना एक पेंसिल का मूल्य, और एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया x रुपया, तथा एक रबड़ का मूल्य, और ये हमने मान लिया y। ये हमने सर्वप्रथम मान लिया, ठीक है जी। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य। तो 2 पेंसिल का मूल्य हो गया 2x, और 3 रबड़ का मूल्य हो गया 3y। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना रुपया दिया है, 9 रुपये दिया। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। और फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, या तो अलग अलग शर्त लिखें या लिखें प्रश्नानुसार, आपके ऊपर जो निर्भर करता है वो आप लिख सकते हैं।
दूसरा कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़, तो 4 पेंसिल का मूल्य होगा 4x और 6 रबड़ का मूल्य होगा 6y, और मिला के कितना रुपया दिया, 18 रुपये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर है? तो हमें 2 समीकरण युग्म यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब दोनों में से किसी एक समीकरण से हम x और y का मान निकालेंगे, जो सरल पड़े आप उससे निकाल लीजिए। हम पहले से निकालना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2x बराबर होगा 9 माइनस 3y। 2 को उधर भेजोगे तो x का मान कितना आएगा, 9 माइनस 3y बाई 2, और ये होगा समीकरण नंबर 3। अब अगर चूंकि पहले से निकाले हैं तो x का मान कहाँ रखेंगे, दूसरे में, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और क्या होगा 2 में रखोगे तो देख लो, 2 में जब रखेंगे तो हमें मिलेगा देयरफॉर, 2 क्या है 4x है ना, तो 4, और x का स्थान पे कितना रखोगे, 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इक्वल टू 8, कितना आया हमारा। क्लियर है जी? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो कितना हो गया 2 ब्रैकेट में 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल टू 18, इतना आया। अब 2 का गुणा कर तो 9 दूना 18 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 18, तो 6y से 6y क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला भाई, 18 किसके बराबर आ गया, 18 के बराबर। ठीक है, ये तो अजीब ही है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे इसलिए हो सकता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 पेंसिल और 3 रबड़ का जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ है वही समीकरण आपका दूसरा भी है। अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल दो या 2 से भाग दे दो तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3y, और यहाँ क्या बचेगा 9। तो दोनों के दोनों जो हमारे यहाँ पे समीकरण प्राप्त हुए, दोनों समीकरण कैसे हैं, एक जैसे। अगर यह एक जैसे हैं तो क्या इसका मान होगा, अब देखिए, तो ये 18 किसके बराबर आ गया, 18। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, तो मैं अभी बताया ना कि दोनों समीकरण क्या है, एक ही हैं। अब जब दोनों समीकरण एक होंगे तो y के प्रत्येक मान के लिए यह समीकरण अपने आप में क्या होगा, संतुलित होगा। अगर y के प्रत्येक मान के लिए अपने आप में यह संतुलित होगा तो x का कोई भी मान निश्चित हम नहीं कह सकते। तो हम क्या कहेंगे इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में कहेंगे कि दिए गए स्थितियों के आधार पे जो समीकरण युग्म प्राप्त हो रहे हैं उन समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो हम कहेंगे कि चूंकि चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए यह सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि समीकरण 1 व 2 दो अलग अलग समीकरण न होकर एक ही समीकरण है। इसलिए x का कोई भी निश्चित मान लेना संभव नहीं है। अतः अतः क्या कहोगे, अतः दिए गए स्थितियों के आधार पर प्राप्त समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिए कि अगर आप x का मान इसमें उठा कर रखोगे तो y के प्रत्येक मान के लिए हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा, कोई भी मान लो कि बराबर आएगा। तो अगर ये बराबर आएगा तो आप क्या कहोगे, x का मान आप निश्चित नहीं कर पाओगे कि x का मान एग्जैक्ट कौन सा होगा, तो y का मान रखते जाइए, x का मान निकलता जाएगा। तो इस परिस्थिति में क्या कहते हैं, इस परिस्थिति में कहते हैं कि यह समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक। क्लियर है, समझ में आई बात।
चलिए फटाफट नोट करिए और उसके बाद से हम इसके लास्ट उदाहरण नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है 7? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करने लायक है। तो चले इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। तो उदाहरण नंबर 6 के बाद अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 7। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई। दो रेल की पटरियां हैं, वो इन दोनों समीकरणों के द्वारा क्या की गई? निरूपित की गई। प्रश्न है कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगे क्या? ध्यान समझिएगा, अगर काटेंगे एक दूसरे को तो एक बिंदु पे काटेंगे। अगर एक बिंदु पे काटेंगे तो इन समीकरणों के कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे तो x का एक मान प्राप्त होगा और किसका मान प्राप्त होगा? y का मान प्राप्त होगा। अगर ऐसा होता है तब तो काटेंगे, नहीं होता तो नहीं काटेंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा है। तो आते हैं इसके हल पे, सॉल्यूशन इसका करते हैं। कैसे करोगे? तो आप यहाँ लिखोगे, चूंकि क्या लिखोगे? जो समीकरण दिया है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। इसे ले लो आप समीकरण 1 और इसे ले लो आप समीकरण नंबर 2। चूंकि के प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो हम दोनों में से किसी एक समीकरण से x और y का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। x को रखेंगे, सबको उधर भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका -2y + 4 या x का मान आ गया 4 - 2y और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है जी। अब चूंकि पहले से निकाला है तो पहले में ना रख के किस में रखेंगे? 2 में। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 में रखेंगे तो बनेगा देयरफॉर 2 x बनेगा 4 - 2y + 4y - 12 = 0। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 -4y + 4y - 12 = 0। यहाँ से क्या आएगा भाई? -4y से 4y कैंसिल और 12 में से 8 जाएगा तो बचे कितना? -4 = 0 है। यहाँ तो x और y का मान ही नहीं है। अब देखिए इसके पहले वाले उदाहरण और इस उदाहरण में क्या अंतर है। इसके पहले वाले उदाहरण में दोनों पक्ष क्या थे? आपस में बराबर। तो जब दोनों पक्ष बराबर आए थे तो आपने कहा था कि अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। लेकिन क्या -4 0 के बराबर है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि यह कथन क्या है? असत्य है। मेरी बात ध्यान समझना कि जिस कथन में हमने उठा के रखा है x का मान, अगर नहीं x और y का मान आया तो कम से कम दोनों पक्ष आपस में बराबर तो आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कुछ अजीब ही है। इसका मतलब जो यह बनाया गया आपका दूसरा समीकरण है, यह सही तरीके से इसका अरेंजमेंट ही नहीं किया गया, यह सही से व्यवस्थित ही नहीं है। हम कहेंगे कि यह कथन असत्य है। और जब यह कथन असत्य होगा तो इस कंडीशन में इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई भी यथार्थ हल नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हम कहेंगे अर्थात जब हल ही नहीं होगा तो क्या ये काटेंगे? क्या नहीं काटेंगे। तो कहेंगे अर्थात रेल पटरियां एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे, कहीं भी नहीं काटेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका जवाब दे सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 3.2 का जितने भी उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 4 से लेकर उदाहरण नंबर 7 तक, और साथ में एक विधि प्रतिस्थापन विधि हमने यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको मजा भी आया होगा और प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में भी आया होगा। आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा? पसंद आया? कितना आनंद आपको आया? या कोई समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में जरूर मैसेज डालिए, जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है। साथ में आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम एक लाइक का
बटन जरूर दबा दिया करिए कि जिससे कहीं ना कहीं एनर्जेटिक होते रहे हम लोग, और यह दिलचस्पी भी हम लोग के अंदर बढ़े तो नहीं भाई हमारे बच्चे हम ही से जुड़े हुए हैं और हम ही पे कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं, इसलिए हम उनकी तैयारी में जितना अधिक से अधिक हो सके सहयोग कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि मजा आया होगा। चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं इसके आगे के लेक्चर में, जहाँ 3.2 के हम प्रश्नों का हल क्या करेंगे, याद करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।